गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों। परिश्रम क्लासेस के इस YouTube चैनल पर मैं सुनील खोत आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो वर्तमान समय में यानी अभी पिछले 2-3 दिन में काफ़ी चर्चा में चल रहा है। हालांकि अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान का अपवा तंत्र, और उस अपवा तंत्र में हमने बंगाल की खाड़ी की अपवा तंत्र की कुछ नदियों के बारे में और अरब सागर के अपवाह तंत्र की एक माही नदी के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में ज्योग्राफी से संबंधित एक चक्रवात बंगाल की खाड़ी से उठा और भारत के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में प्रवेश कर काफी तबाही मचा रहा है। तो ये टॉपिक अपना ज्योग्राफी से संबंधित है, करंट का है, और बहुत बार एग्जामों में ऐसे तूफानों के नामों के बारे में, कहाँ इनकी उत्पत्ति होती है, उनके संबंध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में समय की जरूरत को देखते हुए और विद्यार्थियों की आवश्यकता को देखते हुए मुझे आज उस चक्रवात के बारे में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं वो पढ़ाए जाने चाहिए। इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज हम पढ़ेंगे वर्तमान समय में चल रहे अम्फान चक्रवात के बारे में। अम्फान चक्रवात काफी चर्चा में है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में ये प्रवेश कर 2-3 दिन पहले काफी विनाश भी किया है। बड़ी चिंता का विषय भी है। तो आज हम पढ़ रहे हैं अम्फान चक्रवात के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अम्फान चक्रवात को पढ़ने से पहले आपको इसकी एक भूमिका तैयार करनी पड़ेगी। भूमिका तैयार करने का अर्थ है कि हमें उसके बारे में इस तरह की जानकारी लेनी है कि वास्तव में चक्रवात क्या होता है। चक्रवात क्या है, हम इसके बारे में यहां चर्चा करेंगे। उसके बाद समझ में आएगा कि यह अम्फान यह प्रतिवर्ष अप्रैल और मई के माह में यह बड़ा कष्ट जो है ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के हिस्से में ही क्यों आता है, ये अरब सागरीय क्षेत्र में कहां चले जाते हैं, ये ज्यादा बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र से ही क्यों आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमारे जहन में, हमारे दिमाग में दोस्तों चलते रहते हैं। आज उस तरह के सभी क्वेश्चनों के आंसर जो है मैं इस वीडियो से आपको देने के प्रयास करूंगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो दोस्तों मुझे आप इस YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएं। मैं आपके उस क्वेश्चन का जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, आपने 2 नाम सुने होंगे, एक होता है चक्रवात और एक होता है प्रति चक्रवात। एक चक्रवात होता है, एक प्रति चक्रवात। अब आपके सामने 2 नाम है यहां पर। अम्फान के आगे चक्रवात नाम ही क्यों लिखा, प्रति चक्रवात क्यों नहीं लिखा? बात तो सोचने वाली कि ये जो अम्फान शब्द लिखा है, अम्फान इस चक्रवात का नाम दिया है, इसका नाम चक्रवात ही क्यों रखा, प्रति चक्रवात क्यों नहीं रखा? तो देखिए, चक्रवात क्या होता है और प्रति चक्रवात क्या होता है। यहां आपको अक्षांश और देशांतरी जो विस्तार है, विश्व ग्लोब जो है, वर्ल्ड जो मैप है, उसके बारे में आपको कुछ जानकारियां होनी चाहिए, तब जाकर आपको यह समझ में आ जाएगा। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चक्रवात और प्रति चक्रवात क्या होती है। एक वृत्त हम ये कह सकते हैं कि एक ग्लोब का मॉडल, ठीक है, और उसमें दोस्तों सबसे पहले ये है 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा,
ठीक है, यहां आपने प्रतिचक्रवात और चक्रवात, या जब आपने जनरल साइंस पढ़ी है उस टाइम आपने दो नाम और सुने होंगे, एक अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, और एक दोस्तों आपने नाम सुना होगा अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय, ये दोनों बल भी यहां काम करेंगे। चक्रवात और प्रतिचक्रवात दोनों हैं, इन दोनों पर इनका प्रभाव भी होता है। देखिए कैसा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपकेंद्रीय बल के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, देखिए जहां त्रिज्या अधिक होती है वहां पर अपकेंद्रीय बल का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। अब ग्लोब पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? सबसे बड़ी त्रिज्या कहां होगी? 0 डिग्री अक्षांश पे होगी। इसका मतलब यहां पर जो बल लगेगा वो कौन सा लगेगा? अपकेंद्रीय। मतलब अधिकतम जो बल, अगर क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी पर अपकेंद्रीय बल सबसे अधिक कहां लगेगा, तो जहां त्रिज्या अधिक होगी, और त्रिज्या अधिक कहां है? सबसे बड़ा जो वृत्त है वो कहां है? 0 डिग्री अक्षांश है। अपकेंद्रीय बल 0 डिग्री अक्षांश पर लगेगा। कहां लगेगा? 0 डिग्री अक्षांश। यहां से दोस्तों हम ध्रुवों की ओर जाते हैं। मान लीजिए यह 90 डिग्री नॉर्थ, यह 90 डिग्री क्या है? साउथ। हम 0 डिग्री अक्षांश से हम 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिण की ओर आते हैं तो यह अपकेंद्रीय बल, मान लीजिए अपकेंद्रीय बल 0 डिग्री अक्षांश पर 100% है। कितने प्रतिशत है? 100% है। तो हम 0 डिग्री अक्षांश से कहां जाएंगे? उत्तरी ध्रुव है, 90 डिग्री पर जाते हैं तो वहां वह बल कितने प्रतिशत हो जाता है? 0% हो जाता है, 0%। क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अपकेंद्रीय बल जो है, अपकेंद्रीय जो बल है ये सबसे कम कहां लगेगा या 0% कहां होगा? तो यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर क्या होगा? 0% होगा। ठीक है। दूसरा, अब हम बात करते हैं कौन से बल के बारे में? अभिकेंद्रीय बल के बारे में। हालांकि दोस्तों अपकेंद्रीय जो बल होता है, अपकेंद्रीय बल जो होता है, देखिए इस तरह से, मान लीजिए यह वृत्ताकार पवनें हैं, हवाएं हैं। ठीक है। एक वृत्त में आपके लिए यहां कुछ हवाओं का एक डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है। मान लीजिए यह इसकी परिधि है और इस परिधि पर यहां कैसा है? हाई प्रेशर, मतलब उच्च वायुदाब। ठीक है। और यहां पे क्या है? लो प्रेशर, एलपी। क्या है? लो प्रेशर, मतलब निम्न वायुदाब। इसमें हम उल्टा बना देते हैं। यहां पर क्या है? हाई प्रेशर है, उच्च वायुदाब है, और परिधि पर क्या है? लो प्रेशर है, मतलब निम्न वायुदाब है। अब हम सबको पता है दोस्तों, हवाएं हमेशा जो होती हैं, पवनें हमेशा जो होती हैं, वह कहां से चलती हैं? उच्च वायुदाब से। कहां चलती है? उच्च वायुदाब से किधर चलेंगी? निम्न वायुदाब की ओर चलती है। किधर चलती है? निम्न वायुदाब की ओर। हवाएं हमेशा, मतलब पवनें या हवाएं जो हैं वो हमेशा चलती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। इसके केंद्र में कैसा वायुदाब है? उच्च वायुदाब। परिधि पर कैसा है? निम्न वायुदाब। मतलब हवाएं केंद्र से बाहर की ओर निकलेंगी। किधर निकलेंगी? केंद्र से परिधि की ओर चलेंगी। जिस बल में पवनें, हवाएं केंद्र से किधर चल रही हैं? परिधि की ओर चल रही हैं। उस बल को हम क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं।
क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। अब यहां पर देखिए, यहां परिधि उससे उल्टा है, उससे ये क्या है? उल्टा है। तो देखिए उच्च वायुदाब से पवनें किधर आ रही हैं? निम्न वायुदाब की ओर आ रही है। किधर आ रही है? परिधि से केंद्र की ओर आ रही है। मतलब हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। इसके परिधि पे कैसा वायुदाब है? हाई प्रेशर है, उच्च वायुदाब है। केंद्र में कैसा है? लो प्रेशर है, निम्न वायुदाब है। इसका मतलब हवाएं क्या करेंगी? परिधि से किधर चलेंगी? केंद्र की ओर चलेंगी। और ऐसी सिचुएशन किसमें होती है? अभिकेंद्रीय बल में होती है। किसमें होती है? अभिकेंद्रीय बल में होती है। तो हम बात कर रहे हैं अपकेंद्रीय बल के बारे में कि जब विषुवत रेखा पर अपकेंद्रीय बल कितने प्रतिशत है? 100% है। तो यह ध्रुवों पर जाकर कितने प्रतिशत हो जाता है? 0% हो जाता है, 0% हो जाता है। इसका मतलब इधर निम्न, इधर क्या है? उच्च वायुदाब है, क्योंकि इधर क्या है? अधिकतम अपकेंद्रीय बल है, ज्यादा कार्य कर रहा है। अब दोस्तों अभिकेंद्रीय बल में क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल जो होता है, यह है अभिकेंद्रीय बल इस रेखा पर। क्यों? क्योंकि हवाएं जो होती हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में वर्ष भर तापमान अधिक होने के कारण है। क्योंकि सूर्य की किरणें 0 डिग्री अक्षांश पर वर्ष भर, या हम कहें अधिकतम समय लंबवत होने के कारण हवाएं गर्म होकर क्या करती है? ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठने के कारण इन क्षेत्रों में कैसा वायुदाब विकसित हो जाता है? निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है। समझ गए इस बात को? तो हम कहेंगे अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में कम और ध्रुवीय क्षेत्रों में अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? ज्यादा होता है। इसी वजह से चक्रवात जो होते हैं, कौन होते हैं? चक्रवात जो होते हैं, उन चक्रवातों में उत्तरी गोलार्ध में हवाएं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। अभिकेंद्रीय बल वाले क्षेत्रों में क्या उत्पन्न होते हैं? प्रतिचक्रवात। और जहां पर कौन सा बल काम कर रहा है? अभिकेंद्रीय बल है, वहां पर क्या होगा? चक्रवात की उत्पत्ति होगी। क्या होगा? चक्रवात। तो देखिए यहां पर चक्रवात के संबंध में पढ़ रहे हैं हम। चक्रवात जो है ये उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत, जैसे मान लीजिए यूं घड़ी की सुई है, तो ये इसी सुई की दिशा में यूं इस तरह से घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है। लेकिन यहीं पर यह चक्रवात चलने की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? क्लॉकवाइज होती है। क्लॉकवाइज का मतलब है यह घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं। किधर चलते हैं? घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चक्रवात की उत्तरी गोलार्ध में दिशा होती है, तो इसका मतलब चक्रवात की उत्तरी गोलार्ध में दिशा होती है, घड़ी की सुई के क्या होते हैं? ये विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? विपरीत। और यही चक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में तो क्या होते हैं? घड़ी की सुई के विपरीत। लेकिन यह दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप होते हैं। क्या होते हैं? अनुरूप। ये बात आपको यहां मैं क्यों बता रहा हूं? ये बात आपको मैं यहां इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप बाद में समझ जाएंगे कि वास्तव में अम्फान चक्रवात की उत्पत्ति क्यों हुई। ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आकर भारत के पूर्वी तट को ही क्यों प्रभावित करते हैं। इसलिए आप सोचेंगे गुरुजी टॉपिक तो गुरुजी ने बता दिया कि अम्फान के बारे में बताएंगे, और ये तो किसके बारे में बता रहे हैं? चक्रवात के बारे में बता रहे हैं। तो यह चक्रवात जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप किसको नहीं समझ पाएंगे? अम्फान को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखना आपको। उच्च वायुदाब से पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से किधर चलती हैं? निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। क्या दोस्तों आपको इस बात का पता है कि उच्च वायुदाब क्या होता है और निम्न वायुदाब क्या होता है? इसके संबंध में क्या आपको पता है? तो देखिए क्या होता है उच्च वायुदाब और क्या होता है निम्न वायुदाब। ठीक है, मान लीजिए
मान लीजिए हमारे सामने यह कुछ ऐसे उचावच हैं, ये इस तरह के कुछ उचावच हैं हमारे पास, ठीक है, ऐसे उचावच हैं हमारे पास। ये लो, ये एक महासागरीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? ये एक महासागरीय क्षेत्र है और ये कैसा है? एक महाद्वीपीय क्षेत्र है, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, ये क्या है? एक महासागरीय क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र। इसको आप क्या मानेंगे? जलीय, या अपन ये कह सकते हैं कि यह एक क्या है? यह एक महासागरीय क्षेत्र है। ये महाद्वीपीय उचावच है, ये महाद्वीपीय क्षेत्र, स्थल भाग है, ये जल भाग है, ठीक है। अब क्या होता है कि वायु, ये हमारा जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में ऊपर से प्रेशर होता है, वायुदाब होता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि समुद्र की सतह जो होती है, इस सतह पर औसत जो वायुदाब, क्या नाम आता है? औसत वायुदाब कितना होता है? तो यह औसत वायुदाब 1 वर्ग सेंटीमीटर पर होता है 1013.27 मिलीबार। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि औसत समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है। तो ये कितना होता है? 1013 भी आ सकता है या 1013.27 आ सकता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में औसत समुद्र तल ही क्यों लिया? ये भी तो बड़ी रोचक बात है कि वास्तव में गुरुजी यहां पर आप हमें बताएं कि ये औसत समुद्र तल का नाम ही क्यों लिया, महाद्वीपीय क्षेत्र का नाम क्यों नहीं लिया? तो इसकी एक वजह होती है। वजह ये होती है कि यहां से वायु का जो प्रेशर लगता है, जो दाब लगता है, वो समुद्र की सतह का बिल्कुल समतल होने के कारण बराबर पड़ेगा। देखिए, समुद्र की सतह हमेशा समान बराबर रहती है। इसकी वजह से ऊपर से लगने वाला प्रेशर सभी स्थानों पर समान लगेगा। यहां भी उतना ही है, यहां भी इतना है, यहां भी सभी स्थानों पर बराबर है। लेकिन यही वायुदाब अगर यहां लगे, तो देखिए क्या महाद्वीपों की सतह समान है? यहां अलग है, इसकी ऊंचाई कम है, इसकी ऊंचाई क्या है? ज्यादा है। तो यहां हम इनका औसत जो वायुदाब, जिसके लिए यह शब्द काम में ये संख्या काम में ली जाए, ये संख्या यहां काम में नहीं ली जा सकती, क्योंकि यह धरातल समतले नहीं है। लेकिन समुद्र की सतह दोस्तों क्या होती है? समतल होती है। इसी वजह से औसत समुद्र तल का नाम आता है, न कि महाद्वीपीय क्षेत्र का। क्योंकि ये समतल होती है, तो औसत समुद्र तल का वायुदाब जो है वो 1013.27 मिलीबार होता है। समझ गए इस बात को? हम बात कर रहे हैं उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब क्या होता है। अगर वायुदाब 1013 से, मान लीजिए यह कितना है? 1015 है। कितना है? 1015 मिलीबार। तो निश्चित रूप से हम इसको कहेंगे उच्च वायुदाब। क्या कहेंगे? उच्च वायुदाब। लेकिन 1013 से यह गिरकर, मान लीजिए यह जो 1013 है, मान लीजिए ये कितना है? या तो 1000 मिलीबार है, या फिर ये कितना है? मान लीजिए 950 मिलीबार है। कितना है? 950। औसत से कम है कि नहीं है? ये संख्या औसत से कम है, इसलिए इससे कम जितनी भी संख्या होती है उसके लिए हम कौन सा शब्द काम में लेंगे? उसे हम निम्न वायुदाब का शब्द काम में लेंगे। और देख लीजिए आप, अब हवाएं इन क्षेत्रों से इन क्षेत्रों की ओर आएंगी, क्योंकि यहां पर इसका वायुदाब क्या होता है? कम होता है। इसलिए पवनें इस तरह से संचलित होती है। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। चक्रवात का ध्यान रखना, चक्रवात हमेशा उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ वाला जो हिस्सा है इसमें घड़ी के विपरीत, और दक्षिणी गोलार्ध जो होता है उसमें हमेशा घड़ी की सुई के अनुरूप संचलित होते हैं, घड़ी की सुई के अनुसार चलते हैं। अब केंद्रीय जो बल होता है यह केंद्र से परिधि की ओर चलता है, लेकिन अभी केंद्रीय जो बल होता है ये परिधि से किधर आता है? केंद्र की ओर आता है। चलो आगे हम बात करते हैं और इस चक्रवात के संबंध में कैसी कैसी कहानियां हैं, ठीक है, और इसके संबंध में कैसे और क्वेश्चन बनेंगे वो देख रहे हैं आप। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हम एक बार फिर एक मॉडल बना रहे हैं। ये कितने डिग्री है? 0 डिग्री है, ठीक है। और मान लीजिए यह साइड, ये जो है यह सन यानी एक सुई है,
ठीक है, यह सन है, सूर्य। हमने बात करी थी सूर्य की अधिकतम लंबवत किरणें दो तिथियां, 2 दिन भी हमने पहले बताए थे कि 2 दिन ऐसे हैं जिस समय सूर्य की लंबवत किरणें 0 डिग्री अक्षांश अथवा किस पर पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर पड़ती है। एक तो 21 मार्च का दिन बताया था, एक सितंबर का महीना बताया था। मार्च और सितंबर में सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ होती हैं, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पर होती है। और जब सूर्य की लंबवत किरणें वहां पड़ रही हैं तो उसकी वजह से वायु गर्म होती है, हल्की होती है, और हल्की होकर क्या करती है, ऊपर की ओर उठती है। तो देखिए दोस्तों, यहां सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण यहां से पवनें क्या करती हैं, ऊपर की ओर उठती है। मैं यहां इसको इस साइड में बना रहा हूं, साइड दिशा नहीं है ये, आप इसे ये माने कि ये पवनें क्या कर रही हैं, ऊपर की ओर उठ रही है। ये क्षोभ मंडल में लगभग 9 से 10 किलोमीटर, 8, 9, 10 किलोमीटर ऊंचाई तक ये जाती है, ठीक है। और जाने के बाद जब ऊपर जाती है तो धीरे धीरे ये क्या होती है, ठंडी होती है। दोस्तों, क्षोभ मंडल में हम इस औसत धरातल से ऊंचाई की ओर जाते हैं तो तापमान कम होता है, तापमान कम होता है, ऊंचाई की ओर जाएंगे क्षोभ मंडल में तापमान कम होता है। तो यहाँ पहले गर्म हवा थी और गर्म हवा हल्की होकर क्या करती है, ऊपर उठती है। ऊपर तापमान कम होने के कारण वायु वापस क्या होती है, भारी होती है। भारी होती है तो ये क्या करती है, नीचे उतरती है। नीचे उतरती है तो ये कहाँ नीचे उतरती है, तो उसके लिए आप देखिए, ये पवनें यहाँ से इधर जाएंगी, मतलब 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये पवनें आकर कहाँ उतरती हैं दोस्तों, ये 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच यह पवनें ऊंची ऊपर उठ जाती हैं। क्या करती हैं, ऊपर। ये इधर से मुड़ती है, इधर जाएंगी, इस तरह से चलेंगी, और ये 30 से 35 के बीच यहाँ उतरती है। मतलब विश्व ग्लोब पर यह है 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर ये क्या करती है, ऐसे इस तरह से ऊपर उठी, और ऊपर उठने के बाद इस तरह से देखिए, यूं हवाएं ऊपर उठेंगी, क्षोभ मंडल में 9 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद यूं फैलती है, और फिर क्या करती है, 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर ये क्या कर जाती है, नीचे उतर जाती है, नीचे उतरती है। यहां से पवनें चली गई, इसलिए यहां पर कैसा वायुदाब बना, निम्न। यहां पवनें आकर उतर रही हैं, इसलिए यहां पर कैसा वायुदाब बना, उच्च वायुदाब। कैसा वायुदाब बना है, उच्च वायुदाब। इसलिए अब देखो वही बात, पवनें क्या करती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब में आती है, तो पवनें यहां से इधर, और ये भी तो है, यहां से पवनें यूं उतरती हैं, ठीक है। लेकिन देखिए दोस्तों, जहां से पवनों की उत्पत्ति हो रही है उसी के आधार पर उनका नामकरण कर दिया जाता है, उसी के आधार पर इनका नाम रख दिया जाता है। दूसरी देखो खास बात यह है कि पृथ्वी घूर्णन करती है, औसत लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, घूर्णन करती है। तो उसकी वजह से इन पर एक बल लगता है जिसको हम कहते हैं कोरियोलिस बल। क्या लगता है, कोरियोलिस बल लगता है। कौन सा बल लगेगा, कोरियोलिस बल पैदा होता है। और कोरियोलिस बल की वजह से, कोरियोलिस बल क्या कहता है, देखिए इसी फेरल का नियम भी कहते हैं कि पवन जिस दिशा की ओर चल रही है उस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किधर मुड़ेंगी, दाहिनी ओर। दक्षिणी गोलार्ध में किधर मुड़ेंगी, बाईं ओर। क्यों, देखिए अगर मेरे पीछे से हवा आ रही है और सामने इधर जा रही है तो मेरा मुंह भी पवन की दिशा की ओर ही है। फेरल का नियम क्या कहता है, फेरल के नियम का अर्थ है यह कोरियोलिस बल जो है, या विक्षेप बल, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, या फिर इसे विक्षेप बल भी कह सकते हो। विक्षेप बल, विक्षेप बल क्या होता है दोस्तों, तो विक्षेप बल का मतलब है कि पवन जिस दिशा की ओर चल रही है, मुख उसी दिशा की ओर है, तो उत्तरी गोलार्ध में पवनें किधर मुड़ेंगी, दाईं ओर। दक्षिणी गोलार्ध में पवनें किधर मुड़ेंगी, बाईं ओर मुड़ जाती है, ठीक है। इसलिए यह पवनें यहां से मुड़ जाती हैं दोस्तों, इस तरह से।
और ये पवनें जो हैं ये यहां से मुड़ जाती हैं इस तरह से। देखो दिशा चेंज हो गई ना, पहले ये सीधी, मैंने सीधी बताई थी, लेकिन किस बल की वजह से? कोरियोलिस बल की वजह से। किसकी वजह से? विक्षेप बल की वजह से। ये इधर मुड़ गई, ये इधर मुड़ गई। समझ गए इस बात को? थोड़ी ये क्या हो जाती है, घूम जाती है। अब देखो पहले तो उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही थी, अब कौन सी दिशा से आ रही है? तो इधर कौन है? नॉर्थ है, तो इसका मतलब नॉर्थ। और थोड़ी किधर से आ रही है? पूर्व से आ रही है, मतलब ई, मतलब हम इसकी दिशा ये कह सकते हैं एन ई। ठीक है, ये साउथ है और इधर क्या है? पूर्व है, तो इसका मतलब हम इसे कहेंगे एस ई। मतलब ये हो गया कि यह उत्तर पूर्व से आती है और यह किधर से आती है? दक्षिण पूर्व से आती है। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, यहां पर ये जो पवनें चल रही हैं इनको जर्मन भाषा में, जर्मन जो भाषा है उसमें इसको कहते हैं ट्रेड। क्या कहते हैं? ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। ठीक है, इसलिए इन पवनों का नाम क्या रख दिया गया? इन पवनों का नाम रख दिया गया व्यापारिक पवने। क्या नाम रख दिया गया? व्यापारिक पवने। व्यापारिक पवने इनका नाम होने के कारण, देखो ट्रेड टी शब्द से व्यक्त किया जाता है, TRADE, ट्रेड शब्द से व्यक्त किया जाता है, इसलिए इन पवनों से पहले आप यहां NET और SET, ये तो शब्द हो गया नेट और ये शब्द क्या हो गया? सेट। कि यह पवनें जो उत्तर पूर्व से आ रही हैं व्यापारिक, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें, और ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, नेट और सेट। बड़ी एग्जाम क्या होती है? नेट। छोटी एग्जाम क्या होती है? सेट। ठीक है, इस तरह से ये पवनें यहां आ जाती है। इस बात को आप समझ गए? इस बात को समझ गए तो अब हम समझेंगे किसके बारे में? अम्फान शब्द के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, एक यहां पर भारत का मानचित्र बनाते हैं। ठीक है, यह एक भारत का मानचित्र बनाते हैं और यो इस तरह से, ये गुजरात वाला हिस्सा, उसके बाद में इस तरह से ये इधर आया, यूं चले, उसके बाद इस तरह से यूं इधर चले। इस तरह से दोस्तों हमने ये बनाया, एक भारत का मानचित्र यहां पर तैयार कर दिया। ठीक है, हम सबको पता है। अब देखिए यहां पर इसी के नजदीक कर्क रेखा वाला क्षेत्र है, यानी यहां से एक रेखा निकलती है जिसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। ठीक है, इधर से मान लीजिए इधर से एक रेखा निकलती है और वो कितनी डिग्री अक्षांश है? 0 डिग्री अक्षांश, मतलब भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा है, यहां से जो है वो कर्क रेखा है, यहां से जो है वो कौन सी रेखा है? वो मकर रेखा है। ठीक है, अब दोस्तों ये स्थिति हमने मार्च और सितंबर के बारे में बात करी थी। ये स्थिति कौन सी है? मार्च और सितंबर की स्थिति। ठीक है, मार्च और सितंबर की स्थिति होती है। मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होता है, अप्रैल मई, हम ये कह सकते हैं अप्रैल मई और जून। अप्रैल मई और जून, अप्रैल मई यानी मार्च के बाद जब ये उत्तरायण होता है, मतलब सूर्य यहां से उत्तर की ओर चलना शुरू होता है अप्रैल मई और जून। अभी महीना कौन सा चल रहा है? मई का चल रहा है। हम ये कह सकते हैं कि अभी इसकी लंबवत किरणें लगभग कहां तक पड़ रही हैं? यहां तक इसकी लंबवत किरणें पड़ रही हैं। और यहां पर जो वायदाबीय पेटियां होती है, ये भी वायदाबीय पेटियां, जो एक निम्न वायदाब की पेटी होती है, जिसको हम अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं, जिनको हम ITCZ कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ITCZ, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये सूर्य की स्थिति उत्तरायण होने के साथ ये भी क्या करता है? उत्तर की ओर खिसकता है। किधर खिसकता है? उत्तर की ओर खिसकता है। उत्तर की ओर खिसकता है तो मान लीजिए यह वायदाबीय पेटी आनी तो चाहिए थी लगभग कहां तक? लगभग ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक आनी चाहिए थी, क्योंकि 5 डिग्री उत्तर में खिसकती है, तो लगभग कितने डिग्री आ गई? 10 डिग्री उत्तर तक आनी चाहिए थी। ये पेटी कहां तक आनी चाहिए थी? 10 डिग्री उत्तर तक आई है। लेकिन यहां दोस्तों देखिए स्थिति एक अलग प्रकार की स्थिति है। इधर ये पाकिस्तान, ये इराक, ईरान, कुवैत, कतर वाला ये जो हिस्सा है, अमन वाला ये क्षेत्र है।
इधर ये बांग्लादेश, उसके बाद में ये म्यांमार, और म्यांमार के बाद इधर ये देश। इधर अलग प्रकार की स्थिति है, मतलब इधर भी जल है, बंगाल की खाड़ी, इधर भी जल क्या है, अरब सागर, ये स्थल है और ये स्थल है। यहाँ पर दशाएं कुछ अलग प्रकार की विकसित होती हैं। तो जो वायदाबीय पेटियां 10 डिग्री अक्षांश के आसपास होनी चाहिए थी, वह वायदाबीय जो पेटियां हैं वह दोस्तों इस तरह से बढ़ती हैं, इस तरह से आ जाती है। मतलब ये महाद्वीपीय क्षेत्र आने के बाद ये क्या करती है, उत्तर की ओर मुड़ जाती है, और महासागरीय क्षेत्र जो होते हैं वहां पर इनकी ऊंचाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये इस तरह से एक सिस्टम बन जाता है वायदाबीय पेटियों का। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अभी अप्रैल माह में, क्योंकि अम्फान जो चक्रवात आया है ये कौन से महीने में आया है, अप्रैल के महीने में आया है। अप्रैल के महीने में आया तो सूर्य की स्थिति लगभग दोस्तों यहाँ है। ठीक है, और इन्हीं पवनों की जो दिशा है, इन्हीं पवनों की जो स्थिति है, उसको हम यहां बना लेते हैं, उसको हम यहां बना लेते हैं। मतलब ये हवाएं इधर आ रही है, मतलब इधर आई यूं। ठीक है, यहां से ये आने के बाद, यहां से आने के बाद दोस्तों क्या करती है, इधर मुड़ती है, मतलब इधर पवने आ रही है, आ रही है। और सामने से कौन सी पवने आ रही है, सामने से कौन सी पवने आ रही है, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने। इधर से कौन सी पवने आई, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने यहां पहुंच रही है। इधर से दक्षिणी पूर्वी जो थी, उसके बाद में ये भूमध्य रेखा को पार करने के बाद ये दिशा बदल लेती है। इधर से कौन सी पवने, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने आ रही हैं। ठीक है, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने आई जब है, तो देखिए शुरुआत में हमने 2 डायग्राम तैयार किए थे। अभिकेंद्रीय बल का मतलब होता है वायु परिधि से किधर आती है, केंद्र की ओर आती है। परिधि, इधर परिधि, ये परिधि, वायु यहां आ रही है, और यहां आने के बाद यह है इस तरह से वृत्ताकार रूप से घूमने लगती है, क्योंकि यहां पर पवने निम्न वायदाब का क्षेत्र बन रहा है। क्योंकि वायदाबीय पेटी देखिए यहां विकसित हो रही है, यहां भी विकसित हो रही है, और एक ऐसा चक्रवात यहां भी पैदा हो रहा है। लेकिन हम कौन से गोलार्ध की बात कर रहे हैं, भारत लगभग उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है, उत्तर का हिस्सा है, और उत्तर के हिस्से में जो चक्रवात पैदा होगा उसकी दिशा क्या होगी, तो उसकी दिशा होती है एंटी क्लॉकवाइज। कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। तो यहां से ये हवाएं क्या करती हैं, यहां से ये हवाएं इधर मुड़ती हैं, मतलब यहां ये जो चक्रवात होते हैं वो दोस्तों इस तरह से आते हैं। ठीक है, और यहां से जो चक्रवात उत्पन्न हुए हैं वो इधर जाएंगे। क्यों, क्योंकि घड़ी की सुई के विपरीत जा रहे हैं। अगर ये घड़ी की सुई के अनुरूप होते तो यहां से उत्पन्न होकर इधर चले जाते हैं, लेकिन इनकी वायु की जो दिशा है, वायु की जो दिशा है वो चक्रवातों में क्या होती है। देखिए शब्द क्या लिखा है, चक्रवात लिखा है। चक्रवात क्यों लिखा है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो पवने हैं, उत्तरी गोलार्ध में पवने चल रही हैं घड़ी की सुई के विपरीत, और यहां भी, यहां इधर से हवाई, ये हवाई, क्योंकि यहां पर एक निम्न वायुदाब का केंद्र बन रहा था। और चक्रवात में क्या होता है, चक्रवात के केंद्र में क्या होता है, निम्न वायुदाब, परिधि पर क्या होता है, उच्च वायुदाब, और यहां से क्या करती हैं, परिधि पर उच्च वायुदाब है, तो यहां से हवाएं दोस्तों क्या करेंगी, यहां से हवाएं इधर निकल जाएंगी। ठीक है, और यहां जब निकलती हैं तो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का ये तटीय क्षेत्र है, यहां पर ये काफी क्षति पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है। और अरब सागर में जो उठे थे उनकी दिशा ये हो जाती है, और वो क्या करते हैं, इधर पाकिस्तान या ईरान, इराक, वे जो अरब का मरुस्थल है, इस मरुस्थल की ओर ये, फारस की खाड़ी की ओर ये चली जाती है। ठीक है, इस तरह से उत्पन्न हुआ कौन सा चक्रवात, अम्फान चक्रवात। प्रतिवर्ष ऐसे चक्रवात अप्रैल और मई के माह में बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि यह सिचुएशन यहां तापमान वाली बन जाती है। इसकी वजह से यहां क्या होगा, चक्रवात चलेगा जो इस क्षेत्र में आएगा, और इस क्षेत्र में काफी तबाही मचाता है। दोस्तों आपने नाम सुना होगा कि ये हवाएं जो होती हैं, ये हवाएं, चक्रवातों की हवाएं लगभग 80 से 90, 100 से 120 और 120 से 150 यानी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। जिन चक्रवातों की गति जो होती है, जिन चक्रवातों की गति 130 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं, उनको हम कहते हैं सुपर चक्रवात, सुपर साइक्लोन कहते हैं।
क्या कहते हैं, सुपर साइक्लोन। और अम्फान जो है, इस अम्फान की गति भी 130 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, इसलिए हम भी इसे क्या कहेंगे, हम भी इसे सुपर साइक्लोन कहेंगे, यानी सुपर चक्रवाती कहेंगे। वैसे शक्तिशाली जो होता है वो टोर्नेडो नाम आपने सुने होंगे, जो अमेरिका वाले क्षेत्र में आते हैं। टाइफून का नाम आपने सुना होगा, चक्रवात जो जापान, दक्षिण चीन सागर या चीन वाला जो भाग है वहां चलते हैं, टाइफून। और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया जो है, यहाँ पर विली विलेज नाम के जो चक्रवात हैं उनकी उत्पत्ति होती है। इसी तरह से हरिकेन जो चक्रवात होते हैं दोस्तों, वो भी इस अरेबियन सागर वाले क्षेत्र जो है, या हम बात करें अटलांटिक महासागर का उत्तर पूर्व का, उत्तर पश्चिम का जो हिस्सा होता है, उस उत्तर पश्चिम के हिस्से में उत्पन्न होते हैं। अम्फान नाम किसने दिया, ये नाम कौन देता है? तो दोस्तों देखिए, जो देश होते हैं उनके नाम के अल्फाबेट के हिसाब से जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं, जिस देश की बारी होती है वही उस चक्रवात का नाम देता है। इस बार चक्रवात का नाम देने की जो बारी है वो किसकी आई है? वह आई है थाईलैंड की। किसकी आई है? थाईलैंड। तो मतलब अम्फान चक्रवात, इस चक्रवात का नाम कौन से देश ने दिया? तो इस चक्रवात का नाम दिया है दोस्तों किसने? थाईलैंड ने दिया है। किसने दिया है? थाईलैंड ने। तो थाईलैंड ने इसका नाम दिया है अम्फान। इसी तरह से पिछली बार एक चक्रवात आया था साल 2 साल पहले, जिसका नाम बांग्लादेश ने दिया था, तितली नाम आपने सुना होगा, तितली। इसी तरह से मेघ वगैरह जो नाम है वो भारत के द्वारा दिए गए हैं, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले चक्रवात। तो ये था आज का अपना टॉपिक, अम्फान चक्रवात के बारे में जो लेटेस्ट चल रहा है। दोस्तों कैसा लगा आपको? कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत।